नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशहाल। इस सेगमेंट में हम उन खास और जरूरी खबरों की चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकती हैं। ये बीते हफ्ते की वो बड़ी खबरें हैं जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया सही। 2016 में बंद हुए थे कुछ करेंसी नोट। सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी याचिका। 2022 में थम गया गैंडों का शिकार। 2000 के बाद पहली बार बनी ऐसी स्थिति। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है इनका प्रमुख आवास। 3 बैंकों को फिर से मिली DSIBs की मान्यता। इन बैंकों को डूबने से बचाने का प्रयास करती है सरकार। SBI को मिला टू बिग टू फेल का दर्जा। अरुणाचल प्रदेश में सियोमार्ग पुल का हुआ उद्घाटन। सैनिकों की वास्तविक नियंत्रण रेखा तक पहुंच हुई आसान। 70 टन वजन झेलने की है इसकी क्षमता। और खिलाड़ियों के चयन में BCCI ने लिया बड़ा फैसला। योयो के साथ डेक्सा टेस्ट पास करना अब जरूरी। हड्डियों की मजबूती को मापना है मकसद। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया। 5 जजों की संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से यह फैसला दिया। फैसले में कहा गया कि नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई कानूनी खामी नहीं थी, इसलिए नोटबंदी की घोषणा करने वाली 8 नवंबर 2016 की अधिसूचना रद्द नहीं की जा सकती। संविधान पीठ ने नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया है। दरअसल 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने का ऐलान किया था। व्यापक प्रतिक्रिया के रूप में विभिन्न हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सरकार के इस फैसले को चुनौती दी गई। साथ ही RBI अधिनियम की धारा 26(2) की वैधानिकता सहित कई बिंदुओं पर सवाल खड़े किए गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी लंबित याचिकाओं को अपने पास मंगा लिया। 28 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में न्यायमूर्ति सैयद अब्दुल नजीर की अध्यक्षता में संविधान पीठ का गठन किया। इसे नोटबंदी के मुद्दे से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करने का काम सौंपा गया। गौरतलब है कि विमुद्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसी देश की सरकार अपने देश की किसी मुद्रा को कानूनी तौर पर प्रतिबंधित करती है। RBI अधिनियम की धारा 26(2) के मुताबिक नोटबंदी की शक्ति सीधे सरकार के पास नहीं है, अर्थात इसमें नोटबंदी का प्रस्ताव RBI के केंद्रीय बोर्ड द्वारा लाए जाने का प्रावधान है। इसके बाद सरकार नोट के विमुद्रीकरण का ऐलान करने के लिए अधिकृत है। हालांकि सरकार को विमुद्रीकरण की शक्ति संघ सूची में शामिल एंट्री 36 द्वारा प्राप्त होती है, जो मुद्रा, सिक्का निर्माण, कानूनी निविदा और विदेशी मुद्रा की बात करता है। देश में पहली बार विमुद्रीकरण साल 1946 में किया गया था। इसके बाद मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार ने जनवरी 1978 में नोटों का विमुद्रीकरण किया था। बीते दिनों इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग मसौदा जारी किया। इसका मकसद ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े स्टार्टअप और इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना है। साथ ही इस क्षेत्र को रेगुलेट करना भी इसका लक्ष्य है। सरकार ने इस पर 17 जनवरी तक लोगों से राय मांगी है। मसौदे में 100 नियामक निकाय, शिकायत निवारण तंत्र और ग्राहकों के सत्यापन सहित कई प्रावधान शामिल हैं। ड्राफ्ट के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां आपस में मिलकर एक स्वनियंत्रित संगठन बनाएंगी और स्वयं अपने मानक तय करेंगी। संगठन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबद्ध होंगे। अगर कंपनियों के बीच मतभेद होता है तो एक से अधिक स्वनियंत्रित संगठन बनाने की छूट है। संगठन के तहत पंजीकृत कंपनियां देश में गेमिंग का कारोबार करने के लिए अधिकृत होंगी। ये संगठन इस बात की भी निगरानी करेंगे कि गेमिंग कंपनियां भारतीय कानून का पालन कर रही हैं या नहीं। इसके अलावा भारत में स्थित सभी गेमिंग कंपनियों को भारतीय मूल का शिकायत निपटान अधिकारी नियुक्त करना आवश्यक होगा। साथ ही उन्हें अपना फिजिकल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर देना भी जरूरी होगा। गेमिंग कंपनियों को गेम से जुड़ी तमाम नियमों और जानकारियों को प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। गेम खेलने वाले सभी खिलाड़ियों का अनिवार्य KYC का भी प्रावधान इसमें शामिल है। खेल के नतीजे पर किसी प्रकार की बेटिंग को प्रतिबंधित किया गया है। बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग का भारत में लगभग $2.6 अरब का कारोबार है।
साथ ही साल 2027 तक इसके 8.6 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। भारत में लगभग 50 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं। इसमें 40 से 45% महिलाएं शामिल हैं। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। ऐसे में यह मसौदा भारतीय ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र को मजबूत करने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक उत्तर प्रदेश सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए लगाई है। दरअसल बीते दिसंबर महीने में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के बिना शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था। कोर्ट ने तर्क दिया था कि सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव के संदर्भ में जरूरी ट्रिपल टेस्ट को पूरा नहीं किया है। इस मामले में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के अंतरिम ड्राफ्ट आदेश को भी खारिज कर दिया। इस तरह कोर्ट ने सरकार को ओबीसी सीटों को सामान्य सीट मानते हुए तय तारीख पर चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। इस मामले में कोर्ट ने सरकार की दलीलों को मानने से इनकार कर दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार की दलील थी कि उसने शहरी निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण के लिए रैपिड सर्वे कराया था। इस सर्वे के आधार पर ही पहले भी निकाय चुनावों में सीट आरक्षित की जाती रही है, इसलिए रैपिड सर्वे को ही आरक्षण का आधार माना जाना चाहिए। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हालिया फैसला सुनाया है। शीर्ष कोर्ट ने अब सरकार की इस दलील को मान लिया है कि वह ट्रिपल टेस्ट सहित अन्य जरूरी कवायदे 3 महीने में पूरा कर लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि हाई कोर्ट का यह फैसला ओबीसी के लिए आरक्षण की संवैधानिक और वैधानिक मानदंडों का उल्लंघन है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के रैपिड सर्वे में जिला प्रशासन की देखरेख में नगर निकायों द्वारा वार्डवार ओबीसी वर्ग की गिनती कराई जाती है। इसके आधार पर ही ओबीसी वर्ग की सीटों का निर्धारण किया जाता है। आगे इस निर्धारण को आधार बनाकर शासन को आरक्षण का प्रस्ताव भेजा जाता है। इस प्रस्ताव के आधार पर ही शासन निकाय चुनावों में सीटों का आरक्षण करता है। वहीं ट्रिपल टेस्ट स्थानीय चुनावों में ओबीसी के लिए सीटों पर आरक्षण सुनिश्चित करने की एक प्रक्रिया है। इसमें राज्य सरकारों को स्थानीय निकायों में ओबीसी के आरक्षण को अंतिम रूप देने के लिए 3 कामों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। इनमें से पहला काम यह है कि सरकार स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थों की कठोर अनुभवजन्य यानी व्यवहारिक अनुभव पर आधारित जांच करने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन करती है। इसके बाद आयोग की सिफारिशों के आलोक में स्थानीय निकायों में आवश्यक आरक्षण के अनुपात को निर्दिष्ट किया जाता है। अंत में सरकार का काम होता है कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए कुल आरक्षित सीटें 50% से ज्यादा ना हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रिपल टेस्ट सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद अस्तित्व में आया था। 4 मार्च 2021 को विकास किशन राव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट या 3 शर्तों को रेखांकित किया था। गौरतलब है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में स्थानीय निकाय चुनावों में राज्य विधानमंडलों को ओबीसी आरक्षण का प्रावधान करने का अधिकार दिया गया है। इनमें कहा गया है कि राज्य विधानमंडल पिछड़े वर्ग के नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में स्थानीय निकायों की सीटों या अध्यक्ष पदों के आरक्षण के लिए उपबंध कर सकेगा। हाल ही में शोधकर्ताओं ने तिब्बती पठार से संबंधित एक अध्ययन किया। यह अध्ययन बीते दिनों नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित हुआ। शोध के मुताबिक 21वीं सदी की शुरुआत से दक्षिण एशियाई ब्लैक कार्बन यानी एरोसोल ने तिब्बती ग्लेशियर को वृहद स्तर पर नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। शोधकर्ताओं का कहना है चूंकि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में ब्लैक कार्बन का उत्सर्जन स्तर अधिकतम है, ऐसे में एरोसोल दक्षिण एशिया से हवा के साथ यात्रा कर तिब्बत के पठार पर जमा हो जाते हैं। ब्लैक कार्बन का इन क्षेत्रों पर जमाव सतह के एल्बिडो को कम करता है। ऐसे में ग्लेशियर और बर्फ के पिघलने की दर में वृद्धि होती है। नतीजतन ग्लेशियर की मात्रा में कमी आती है। इसके अलावा दक्षिण एशिया में एरोसोल मध्य और ऊपरी वातावरण के तापमान को बढ़ाते हैं। इससे उत्तर दक्षिण तापमान प्रवणता में वृद्धि होती है। नतीजतन दक्षिण एशिया में संवहन गतिविधि बढ़ जाती है। यह दक्षिण एशिया में जलवाष्प के अभिसरण का कारण बनती है। ब्लैक कार्बन वातावरण में क्लाउड संघनन नाभिकों की संख्या में भी वृद्धि करता है। ऐसे में ब्लैक कार्बन दक्षिण एशिया में वर्षा के रूप में अधिक जलवाष्प ग्रहण करता है। नतीजतन मध्य और दक्षिणी तिब्बती क्षेत्र में वर्षा की मात्रा में कमी आती है।
साथ ही क्षेत्र के ग्लेशियर के द्रव्यमान में भी कमी आती है। सूक्ष्म ठोस कणों अथवा तरल बूंदों की हवा या किसी अन्य गैस में कोलाइट को एरोसोल कहा जाता है। इनके कणों का आकार 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक होता है। एरोसोल प्राकृतिक या मानव जनित दोनों हो सकते हैं। एरोसोल से बड़े आकार वाले ठोस कणों को धूल कहा जाता है। हाल ही में पता चला है कि साल 2022 में असम में एक भी गैंडे का शिकार नहीं हुआ है। ऐसा पहली बार है कि साल 2000 के बाद के किसी साल में असम में गैंडों के अवैध शिकार की कोई घटना नहीं हुई। इस बात की जानकारी असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक ट्वीट करके दी है। इस ट्वीट में मुख्यमंत्री ने गैंडे के शिकार से संबंधित डेटा को भी साझा किया है। डेटा के मुताबिक 2000 से 2022 के बीच असम में सबसे ज्यादा गैंडे का शिकार 2013 और 14 में हुआ था। इन दोनों ही सालों में 27 गैंडों का शिकार हुआ था। वहीं साल 2021 में केवल 2 घटनाएं दर्ज की गई थी। असम सरकार के मुताबिक यह गैंडों के अवैध शिकार के खिलाफ प्रयासों की वजह से संभव हो सका है। दरअसल 2019 में असम सरकार ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडों के अवैध शिकार और संबंधित गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक विशेष राइनो सुरक्षा बल का गठन किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राइनोसिरस यूनिकॉर्निस या भारतीय गैंडे केवल ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाते हैं। ये काले रंग के सींग वाले होते हैं जो 60 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। इसकी त्वचा की परतों के साथ एक सख्त भूरे रंग की खाल होती है। यह खाल इसकी विशिष्ट पहचान का भी काम करती है, जो एक कवच की तरह दिखती है। गौरतलब है कि इन गैंडों का शिकार इनके सींग के लिए किया जाता है। यह सींग कुछ संस्कृतियों में विशेष महत्व रखता है। इसके सींग का उपयोग चीन की पारंपरिक चिकित्सा में कैंसर तथा अन्य बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है। इसके साथ ही चीन में इसका उपयोग हैंगओवर से लेकर कामोत्तेजक के रूप में भी किया जाता है। वहीं वियतनाम में गैंडे के सींग को स्टेटस सिंबल माना जाता है। इन देशों में मांग के कारण ही गैंडों पर अवैध शिकार का दबाव हमेशा बना रहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि IUCN की रेड लिस्ट में भारतीय गैंडे सुभेद्य श्रेणी में सूचीबद्ध है। इससे पहले ये IUCN की लुप्त प्राय श्रेणी में थे। WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड के मुताबिक जंगलों में करीब 3700 भारतीय गैंडे मौजूद हैं। मार्च 2022 में की गई जनगणना के अनुसार अकेले असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 2613 गैंडे हैं, जबकि असम के ही ओरंग, पोबितोरा और मानस पार्कों में 250 से ज्यादा गैंडे हैं। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के साथ काउंसलर एक्सेस के तहत कैदियों की सूची साझा की है। सरकार ने पाकिस्तान में बंद भारतीय सैन्य कैदियों, रक्षा कर्मियों और मछुआरों को जल्द रिहा करने और वापस भेजने की मांग की है। इस मौके पर भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि वह पाकिस्तान के साथ कैदियों सहित अन्य सभी मानवीय मामलों को साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों देशों ने 1988 के समझौते के तहत परमाणु सुविधा सूची को भी साझा किया। इसका मकसद एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों को सुरक्षित करना है। दरअसल 2008 में भारत और पाकिस्तान ने एक काउंसलर एक्सेस समझौता किया था। इसके तहत दोनों देश प्रतिवर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को मछुआरों और असैन्य कैदियों की सूची साझा करते हैं। काउंसलर एक्सेस का मतलब है कि जिस देश का कैदी है उस देश के राजनयिक या अधिकारी को कैदी से मिलने की इजाजत दी जाए। विदेश मंत्रालय ने 631 भारतीय मछुआरों सहित अन्य 2 भारतीय नागरिकों को जल्द रिहा करने और प्रत्यावर्तन की बात कही है। ये वो कैदी है जो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक अपनी पूरी सजा काट चुके हैं। गौरतलब है कि भारत ने 339 पाकिस्तानी नागरिक सहित 95 पाकिस्तानी मछुआरों की सूची साझा की है जो भारत की हिरासत में है। हाल ही में RBI ने SBI, ICICI और HDFC बैंकों को फिर से DSIBs यानी डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स के रूप में नामित किया है। यह नामांकन 31 मार्च 2022 तक बैंकों से जुटाए गए आंकड़ों पर आधारित है। RBI ने इसमें SBI को टू बिग टू फेल माना है। अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी बैंकिंग सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता के लिए RBI ने इसके निरंतर कामकाज को महत्वपूर्ण माना है। RBI के मुताबिक SBI को अब अपने RWAs यानी रिस्क वेटेड एसेट के प्रतिशत के रूप में अतिरिक्त 0.60% CET1 बनाए रखना होगा। इसी तरह ICICI और HDFC बैंक को अतिरिक्त 0.20% CET1 के रूप में बनाए रखना होगा। दरअसल इस कैटेगरी में शामिल बैंकों को अपने RWAs का कुछ हिस्सा अतिरिक्त CET1 यानी कॉमन इक्विटी टियर 1 के रूप में रखना होता है। इसमें CET1 टियर 1 या मूल पूंजी का वह हिस्सा होता है जिसे बैंक या किसी वित्तीय संस्थान द्वारा इक्विटी के रूप में रखना होता है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस लिस्ट में शामिल होने वाले बैंकों पर आरबीआई कड़ी नजर रखता है। इसका मकसद वित्तीय तंत्र को कमजोर होने से बचाना है। आरबीआई साल 2015 से इस लिस्ट में आने वाले बैंक के नाम जारी कर रहा है। इसमें उन बैंकों को शामिल किया जाता है जिनके डूबने या असफल होने का खतरा नहीं उठाया जा सकता। इन बैंकों को ही टू बिग टू फेल कहा जाता है। यहाँ टू बिग टू फेल का मतलब यह है कि अगर यह बैंक डूबी तो इससे अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। ऐसी बैंकों के किसी भी संकट में आने पर सरकार इन्हें संभालने के लिए मदद भी कर सकती है। गौरतलब है कि आरबीआई ने 22 जुलाई 2014 को डीएसआईबी से निपटने के लिए एक फ्रेमवर्क जारी किया था। इसी के आधार पर 2015 और 2016 में क्रमशः एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक को डीएसआईबी के रूप में घोषित किया गया था। इसके बाद 31 मार्च 2017 तक बैंकों से एकत्रित किए गए आंकड़ों के आधार पर एसबीआई और आईसीआईसीआई के साथ साथ एचडीएफसी बैंक को भी डीएसआईबी के रूप में चुना गया था। बीते दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के सियोम नदी पर बने आर्क पुल का उद्घाटन किया। यहीं से उन्होंने 27 अन्य प्रोजेक्ट्स का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर में 12, अरुणाचल प्रदेश में 5, सिक्किम, पंजाब और उत्तराखंड में 3 और राजस्थान में 2 परियोजनाएं स्थित हैं। इसी दौरान 3 टेलीमेडिसिन नोड्स का भी उद्घाटन किया गया। इनमें से 2 लद्दाख और 1 मिजोरम में स्थित है। ये सभी परियोजनाएं बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन द्वारा 724 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई है। गौरतलब है कि यह पुल अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में सियोम नदी पर बनाया गया है। यह एक अत्याधुनिक 100 मीटर लंबा और क्लास 70 स्टील आर्क सुपर स्ट्रक्चर पुल है। सियोम नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, जबकि सियांग जिला साल 2015 में बनाया गया था। क्लास 70 का मतलब 70 टन वजनी वाहनों की आवाजाही झेलने की इस पुल की क्षमता है। इसका मतलब आर्टिलरी के साथ आर्म्ड कॉलम आसानी से पुल के माध्यम से आ जा सकते हैं। यह पुल सैनिकों के लिए अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग में वास्तविक नियंत्रण रेखा तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि टेलीमेडिसिन नोड्स वीसेट उपग्रह संचार प्रणाली के माध्यम से सेवा प्रदान करने वाले अस्पतालों से जुड़ेंगे। सेटकॉम तकनीक आधारित ये अस्पताल विशेषज्ञ परामर्श के माध्यम से आपात स्थितियों के लिए त्वरित चिकित्सा सुविधा प्रदान करेगा। असल में पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के बीच संचार लिंक प्रदान करने के लिए कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग करना सेटकॉम तकनीक कहलाता है। जानकारों के मुताबिक ये नोड स्थानीय लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों में भी सहायक साबित होंगे। हाल ही में बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के चयन से संबंधित एक बड़ा फैसला लिया है। फैसले के मुताबिक अब भारतीय खिलाड़ियों को यो-यो टेस्ट के साथ डेक्सा टेस्ट से गुजरना होगा। इसका मकसद खिलाड़ियों की हड्डियों की मजबूती को अच्छे से मापना है। टीम इंडिया के 2022 में हुए प्रदर्शन की रिव्यू के दौरान बीसीसीआई ने यो-यो टेस्ट को अनिवार्य बनाते हुए डेक्सा टेस्ट को शामिल किया है। डेक्सा का फुल फॉर्म डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री है। असल में डेक्सा टेस्ट शारीरिक संरचना और हड्डियों के स्वास्थ्य को मापने से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। इसमें हड्डियों की मजबूती मापने के लिए एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। इस टेस्ट की मदद से शरीर में फैट की मात्रा, दुबली मांसपेशियों, पानी की मात्रा और हड्डियों का घनत्व मापा जाता है। इस टेस्ट को लगभग 10 मिनट में बड़ी आसानी से किया जा सकता है। इस टेस्ट को बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट भी कहा जाता है। यो-यो टेस्ट की बात करें तो इसे भारतीय क्रिकेट टीम में साल 2017 में लागू किया गया था। यो-यो टेस्ट का आविष्कार डेनमार्क के फुटबॉल फिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर जेंस बैंक्सबो ने 1990 के दशक में किया था। यह एक रनिंग टेस्ट होता है जिसमें 2 सेटों के बीच दौड़ लगानी होती है। 2 सेटों के बीच की दूरी लगभग 20 मीटर होती है। यह दूरी पिच की लंबाई के बराबर होती है। हर एक शटल के बाद दौड़ने का समय कम होता रहता है, लेकिन दूरी में कमी नहीं होती है। भारतीय खिलाड़ियों को इसमें 23 में से 16.5 स्कोर लाना जरूरी होता है। हालांकि इस टेस्ट से खिलाड़ियों को कोविड महामारी के दौरान छूट थी। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए एक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना की लागत 25.14 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके तहत सरकार सर्वेक्षणों और रेडियो टेलीमेट्री अध्ययनों के माध्यम से नीलगिरी तहर का संरक्षण करेगी। इसमें तहरों को उनके पारंपरिक आवास में फिर से लाना और इन पर आसन्न खतरों का पता लगाना है। इसके साथ इस परियोजना के तहत इन प्रजातियों के बारे में जन जागरूकता को भी बढ़ाया जाएगा। सरकार के मुताबिक इसकी अवधि 5 साल की होगी, यानी 2027 तक यह परियोजना चलाई जाएगी। इस परियोजना के साथ तमिलनाडु सरकार ने 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है।
गौरतलब है कि ERC डिविडर ने साल 1975 में नीलगिरी प्रजातियों को लेकर हुए पहले अध्ययन का नेतृत्व किया था। सरकार के मुताबिक तमिल संगम साहित्य में नीलगिरी तहर के कई संदर्भ हैं। ये संदर्भ करीब 2000 साल पुराने हैं। मध्य पाषाण काल यानी 10,000 से 4000 ईसा पूर्व के चित्रों, संस्कृति और जीवन भी तहर के महत्व को उजागर करते हैं। इसकी पारिस्थितिक और सांस्कृतिक महत्व की मान्यता के कारण ही इसे तमिलनाडु के राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि IUCN की रेड लिस्ट में नीलगिरी तहर एक लुप्त प्राय प्रजाति है। साथ ही वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के तहत संरक्षित है। यह दक्षिण भारत के उष्ण कटिबंधीय पहाड़ों में पाई जाने वाली एकमात्र कैप्रिनी प्रजाति है। यह समुद्र तल से 300 मीटर से 2600 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी चट्टानों पर घास के मैदान में रहती है। एक अनुमान के मुताबिक भारतीय जंगलों में इसकी संख्या करीब 3122 है। ऐतिहासिक रूप से नीलगिरी तहर को पश्चिमी घाट के एक बड़े हिस्से में रहने के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यह तमिलनाडु और केरल में कुछ बिखरे हुए हिस्सों तक ही सीमित है। हाल ही में सतर्क नागरिक संगठन द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट में विभिन्न राज्यों के सूचना आयोगों से प्राप्त सूचना के संदर्भ में उनकी स्थिति का आकलन किया गया है। यह रिपोर्ट केंद्रीय सूचना आयोग सहित 28 राज्य सूचना आयोगों पर आधारित है। रिपोर्ट को विभिन्न राज्यों को भेजे गए RTI आवेदन और प्राप्त जवाब के आधार पर तैयार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 60% सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी सूचना आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं। रिपोर्ट का कहना है कि राज्य सूचना आयोग से जो भी सूचना मांगी जाती है उसको प्राप्त करने में लगने वाला समय बहुत अधिक है। साथ ही कुछ राज्यों के आयोगों ने बड़ी संख्या में मामले वापस भी कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर तमिलनाडु सूचना आयोग का प्रदर्शन सबसे खराब रहा, जबकि महाराष्ट्र खराब प्रदर्शन के मामले में दूसरे स्थान पर रहा। रिपोर्ट का कहना है कि साल 2020-21 में तमिलनाडु सूचना आयोग को जितने आवेदन दिए गए थे उनमें से केवल 14% मामलों में जानकारी दी गई। वहीं महाराष्ट्र केवल 23% जानकारी दे सका। बता दें कि यह अधिनियम नागरिकों को विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों से प्रश्न पूछने का अधिकार देता है। इन प्रश्नों का समय पर जवाब देना अनिवार्य है। इसका मकसद प्रशासन में पारदर्शिता लाना और नागरिकों को सशक्त बनाना है। कानून के मुताबिक मांगी गई सूचना की जानकारी 30 दिनों के अंदर देना जरूरी है। अगर जानकारी जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो इसे 48 घंटे में देना होगा। 30 दिनों में सूचना उपलब्ध कराने में नाकाम होने पर 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जाता है। यदि सूचना निर्धारित समय के भीतर नहीं दी जाती तो ऐसी स्थिति में सूचना प्राप्त होने तक प्रतिदिन के हिसाब से 250 रुपए पेनल्टी का प्रावधान है। गौरतलब है कि पेनल्टी की राशि 25,000 रुपए से अधिक नहीं हो सकती। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार है। पहला प्रश्न, हाल ही में जारी ऑनलाइन गेमिंग ड्राफ्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां आपस में मिलकर केवल एक स्वनियंत्रित संगठन बनाएंगी। 2. इसमें संगठन के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबद्ध होने का प्रावधान है। और 3. संगठन के तहत पंजीकृत कंपनियां ही देश में गेमिंग कारोबार चलाने के लिए अधिकृत हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन है A केवल 1, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 2 या फिर D उपर्युक्त सभी। अगला सवाल, भारतीय गैंडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारतीय गैंडे ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाते हैं। कथन 2, IUCN की रेड लिस्ट में भारतीय गैंडे सुभेद्य श्रेणी में सूचीबद्ध हैं। और कथन 3, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत में गैंडों का एकमात्र निवास स्थान है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2 या फिर उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी तहर प्रजातियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. तमिलनाडु सरकार ने 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। और 2. IUCN की रेड लिस्ट में नीलगिरी तहर एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों या फिर D उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल, RTI अधिनियम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. RTI अधिनियम के तहत जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी 48 घंटे के भीतर देना अनिवार्य है। और 2. निर्धारित समय के भीतर सूचना नहीं देने पर 250 रुपए प्रतिदिन पेनल्टी का प्रावधान है।
उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला और अंतिम प्रश्न, DEXA डेक्सा टेस्ट निम्न में से किससे संबंधित है? ए हड्डियों की जांच से, बी कोविड टेस्ट से, सी लाई डिटेक्ट से, या फिर डी उपरोक्त सभी से। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtiias.com पर। साथ ही दृष्टि IAS के हिंदी अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि PCS यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक दवा का नाम बहुत वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस दवा से जल्दी और आसान तरीके से वजन कम हो सकता है। दरअसल अमेरिका की किम कार्दाशियन और ख्लो कार्दाशियन तथा अन्य हस्तियों के नाटकीय रूप से वजन घटाने के बाद ये दवा चर्चा में थी। इस दवा का नाम ओजेम्पिक है। ओजेम्पिक एक मधुमेह रोधी दवा है जिसे डेनिश फार्मास्यूटिकल कंपनी नोवो नॉर्डिस्क द्वारा विकसित किया गया है। इसका उपयोग टाइप 2 मधुमेह के रोगियों के इलाज के लिए किया जाता है। हाल ही में ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वीरभद्र स्वामी मंदिर में भित्ति चित्रों के जीर्णोद्धार का काम शुरू किया है। ASI के मुताबिक इन चित्रों की मौलिकता बनाए रखने के लिए इसमें पानी के रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये मंदिर आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के लेपाक्षी गांव में स्थित है। इसके मंडपम की छत पर 25 फीट लंबे और 14 फीट चौड़े तथा 10 अलग अलग भुजाओं वाले वीरभद्र स्वामी का चित्रण किया गया है। महारौद्र रूपम में चित्रित वीरभद्र स्वामी के इस भित्ति चित्र को एशिया में सबसे बड़ा माना जाता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। इसका लक्ष्य कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना है। इसके साथ ही साल 2030 तक करीब 125 गीगावाट की संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना है। इसके अलावा इस मिशन का लक्ष्य हरित हाइड्रोजन के निर्यात को भी बढ़ाना है। इससे 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के जीवाश्म ईंधन के आयात को कम करने की योजना है। गौरतलब है कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीन हाइड्रोजन संभावित रूप से 2050 तक 3.6 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम कर सकती है। हाल ही में मणिपुर में गान नगाई त्योहार मनाया गया। जेलियांगरोंग समुदाय का यह त्योहार मणिपुर के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसे हर साल फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। मणिपुर में यह त्योहार वर्ष के अंत का भी प्रतीक है। त्योहार के दौरान जेलियांगरोंग समुदाय ईश्वर को अच्छी फसल की पेशकश करता है। इसके साथ ही आने वाले वर्ष में बेहतर और समृद्ध जीवन के लिए प्रार्थना भी करता है। इसके अलावा इसमें सूखी लकड़ी और बांस के टुकड़ों को रगड़कर आग पैदा करने का रिवाज है। गौरतलब है कि मणिपुर में जेलियांगरोंग समुदाय में रोंगमेई, लियांगमेई और जेमे जनजाति शामिल हैं। हाल ही में रानी वेलु नाचियार का जन्म दिवस मनाया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि रानी वेलु नाचियार लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करने में सबसे आगे थीं। उन्होंने उपनिवेशवाद का जमकर विरोध किया और समाज के कल्याण के लिए भी उन्होंने अनेक काम किए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रानी वेलु नाचियार का जन्म 3 जनवरी 1730 को हुआ था। इनका ताल्लुक वर्तमान तमिलनाडु के शिवगंगे एस्टेट से था। ये सेतुपति वंश के शाही जोड़े की इकलौती बेटी थीं। रानी वेलु नाचियार मार्शल आर्ट, तीरंदाजी और घुड़सवारी में प्रशिक्षित थीं। इसके अलावा वे फ्रेंच सहित कई भाषाओं को भी जानती थीं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने वीरोवोर नामक जीन की खोज की है। शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि ये ऐसा जीन है जो वायरस खाता है। ये सफलता जॉन देलोंग और उनकी टीम ने हासिल की है। विज्ञान पत्रिका न्यू एटलस के मुताबिक जॉन देलोंग संयुक्त राज्य अमेरिका में नेब्रास्का लिंकन विश्वविद्यालय के एक सूक्ष्म जीव विज्ञानी हैं। इन्होंने बताया है कि जीव वायरस के साथ खुद को भी बनाए रख सकते हैं और कई वायरस को भी खा सकते हैं। इसके साथ ही आकार में भी बढ़ सकते हैं। हालांकि ये जीव वायरस पर विकासवादी दबाव डालकर खाद्य श्रृंखला और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को कितना प्रभावित करते हैं, इसकी जांच होना अभी बाकी है। हाल ही में अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की 134वीं बैठक आयोजित की गई। इसका मकसद भारत के अपतटीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की तैयारी और प्रभावशीलता की समीक्षा करना था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अपतटीय सुरक्षा प्रणाली को उच्च कोटि एवं सरल बनाने के लिए साल 1978 में अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति का गठन किया गया था। ये समिति अपतटीय संस्थानों पर शांतिकाल के दौरान आतंकवाद और विध्वंस जैसी गतिविधियों के खतरों की पहचान करती है। हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल में जल दृष्टिकोण @2047 विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसमें भारत के सभी राज्यों के मंत्रियों ने भागीदारी की।
राज्यों के मंत्रियों का ये पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन था। इसका मकसद साल 2047 के लिए जल दृष्टिकोण के संदर्भ में विचारों को आमंत्रित करना था। इसके साथ ही राज्यों के साथ संलग्नता व साझेदारी में सुधार करना और जल शक्ति मंत्रालय की पहलों तथा योजनाओं को राज्यों के साथ साझा करना भी इसका मकसद है। गौरतलब है कि जल राज्य का विषय है। हाल ही में केंद्र सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम को मंजूरी दी है। इसके जरिए प्रसार भारती को प्रसारण के बुनियादी ढांचे और समाचारों की विषय वस्तु को बेहतर बनाने के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय की माने तो इससे वामपंथी उग्रवाद वाले और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समाचारों की प्रभावी पहुंच संभव हो सकेगी। इस योजना के तहत साल 2025-26 तक करीब 2540 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रसार भारती एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है और इसका गठन 23 नवंबर 1997 को हुआ था। प्रसार भारती के अंतर्गत मुख्य रूप से दूरदर्शन और आकाशवाणी शामिल है। हाल ही में PMI यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के मासिक आंकड़े जारी किए गए हैं। इन आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। S&P ग्लोबल के मुताबिक भारतीय PMI दिसंबर 2022 में बढ़कर 57.8 पर पहुंच गया है, जो नवंबर में 55.7 था। इस तरह आंकड़ों से पता चलता है कि उत्पादन परिचालन स्थितियां पिछले 18 महीने के मुकाबले में सुधरी हैं। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति को मापने का एक संकेतक है। इसका मकसद कंपनी के नीति निर्माताओं, विश्लेषकों और निवेशकों को वर्तमान और भविष्य की व्यावसायिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। गौरतलब है कि PMI का 50 अंकों से ज्यादा होने का मतलब विस्तार से होता है, जबकि 50 से नीचे का आंकड़ा संकुचन को दर्शाता है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।